गुड मॉर्निंग। आप सभी को आवाज आ रही है क्या? बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में। गुड मॉर्निंग अजय, दानिश, दीपा, ओम, चौहान, नितिन। बताइए आप सभी को आवाज आ रही है क्या? ये सुन लो, बताएं भाई, आवाज आ रही है आप सभी को? चलिए स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ठीक है ना, लिंक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, लिंक अभिक्रिया क्या है, और लिंक के बाद अगला पढ़ा था अपने क्रेब्स साइकिल। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं सभी लोग, जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपी का गेन कितना होता है? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डायरेक्ट एटीपी का लाभ कितना होता है? ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट जो एटीपी का गेन होता है वो कितना होता है? एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डायरेक्ट एटीपी का गेन कितना होता है। गुड मॉर्निंग, बताइए कमेंट सेक्शन में कि ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपी का कितना गेन होता है? दो, बिल्कुल। कितना होता है? दो होता है, ठीक है ना। लिंक अभिक्रिया में कितने NADH2 बनते हैं? लिंक रिएक्शन में जो है कितने NADH2 बनते हैं बताओ? लिंक रिएक्शन के अंदर जो है कितने NADH2 का फॉर्मेशन होता है? लिंक अभिक्रिया में कितने NADH2 बनते? दो, बिल्कुल सही है ना। अगला प्रश्न का आंसर बताएं कि एक ग्लूकोज अणु के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, एक ग्लूकोज अणु के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है ना, एक ग्लूकोज अणु के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए आपके बताना है क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलती है? क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलती है? एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, एक ग्लूकोज अणु जो होता है उसके पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलती है? बताओ। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलती है? दो बार चलती है। कितनी बार चलती है? दो बार, बिल्कुल। क्रेब्स साइकिल जब एक बार चलती है हमको टोटल कितने एटीपी मिलते हैं? क्रेब्स साइकिल जब एक बार चलती है तो हमको कितने एटीपी प्राप्त होते हैं एक बार में? क्रेब्स साइकिल जब एक बार चलती है तो हमको कितने एटीपी मिलते हैं एक बार जब चलती है? तो 12 एटीपी मिलते हैं। कितने? 12। यस, कितने? 12। दो बार चलेगी तो हमको कितने मिलेंगे? 24 मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, चलिए, है ना। अब आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है फर्मेंटेशन। किण्वन क्या होता है ना, किण्वन के टाइप्स क्या क्या है। फिर हम आज बात करेंगे आरक्यू क्या होता है। फिर है ना, रेस्पिरेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालना आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है भाई फर्मेंटेशन, है ना। क्या है? फर्मेंटेशन क्या होता है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। किण्वन जैसे हम क्या कहते हैं? किण्वन, ठीक है। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं या किण्वन किसे कहते हैं? क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं ना। किण्वन, एक्चुअली ऐसे लिखते हैं इसको, किण्वन। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं या किण्वन किसे कहते हैं? चलिए देखो, फर्मेंटेशन या किण्वन, तो फर्मेंटेशन किण्वन जो होता है एक प्रकार से अनोक्सी श्वसन जैसी अभिक्रिया होती है। किसके समान होती है? फर्मेंटेशन या किण्वन जिसे हम कहते हैं एक अनोक्सी श्वसन के समान अभिक्रिया होती है। यहाँ पर क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थों का क्या होता है? यहाँ पर अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अधिकतर जो ऊर्जा होती है ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है? अधिकतर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखो, फर्मेंटेशन की जो खोज है, ठीक है, फर्मेंटेशन की जो खोज किसने की? अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई किण्वन की खोज, ठीक है ना, किण्वन की खोज, तो किण्वन की खोज किसने की है? तो किण्वन की खोज किया, याद रखना, क्रुकसंक ने। किसने? क्रुकसंक, है ना। अगर एग्जाम में देखो क्रुकसंक नहीं आता तो एग्जाम में कुछ लोग क्या मानते हैं? पाश्चर भी मानते हैं ना। एग्जाम में आ सकता है पाश्चर भी मानते हैं, कुछ कुछ साइंटिस्टों का मानते हैं कि पाश्चर ने की है, लेकिन सही आंसर देखो क्रुकसंक है। अगर वो नहीं आया तो एग्जाम में आएगा पाश्चर ने की है, ठीक है। तो खोज तो हो गई क्रुकसंक। किण्वन अवायु, है ना, किसके समान? अनोक्सी श्वसन के समान अभिक्रिया होती है। किण्वन जो, उन दोनों में अंतर क्या है मैं पिछली क्लासेस में भी आपको बता चुका हूं। किण्वन जो होती है अनोक्सी श्वसन के समान तो है, लेकिन किण्वन क्या होती है? बहुकोश की, बाह्य कोश की, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होती है? अभिक्रिया होती है। किण्वन कैसी होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। जबकि वहीं पर अनोक्सी श्वसन जो होता है, अवायवीय श्वसन जो होता है, वो अभिक्रिया क्या होती है? अंतःकोश की होती है, इंट्रासेलुलर होती है। किण्वन कैसी होती है? तो किण्वन एक, याद रखना, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसीजर होती है। कैसी होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर, बाह्य कोश की अभिक्रिया होती है। यहाँ पर अधिकतर ऊर्जा जो होती है ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो अपन लिखेंगे किण्वन जो है, ठीक है ना, किण्वन
अनोक्सी श्वसन के समान, किसके समान? अनोक्सी, अनोक्सी मतलब एनारोबिक, अनोक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन के समान अभिक्रिया होती है, के समान अभिक्रिया होती है। किण्वन किसके समान अभिक्रिया होती है? अनोक्सी श्वसन के समान अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला, अधिकतर ऊर्जा जो होती है, अधिकतर ऊर्जा, अधिकतर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, हीट के फॉर्म में ना, ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है भाई? नष्ट हो जाती है। अधिकतर ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। क्लियर है सभी को? अधिकतर ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। किण्वन अनोक्सी श्वसन कैसी अभिक्रिया होती है? किण्वन अनोक्सी श्वसन के समान अभिक्रिया होती है। यहाँ पर अधिकतर जो ऊर्जा होती है ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्लियर, बात समझ में आ गई? अंतर क्या? देखो, किण्वन जो होती है बाह्य कोश की अभिक्रिया होती है। किण्वन में भी क्या होगा? भोज्य पदार्थों का क्या होता है? किण्वन के अंदर भी भोज्य पदार्थों का, ठीक है ना? ठीक, हाँ, लुईस पास्चर ही लिखा ना, लुईस पास्चर है, ठीक है ना? लेकिन सही आंसर क्या है? ये है ना, कुछ वैज्ञानिक क्या मानते हैं? लुईस पास्चर है ना, वही लुईस पास्चर। ये बात समझ में आ गई? तो किण्वन जो होती है अनोक्सी श्वसन के समान अभिक्रिया होती है, लेकिन इसमें ऊर्जा जो होती है ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। किण्वन एक बाह्य कोश की अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? बाह्य कोश की। याद रखना, किण्वन कैसी अभिक्रिया होती है? बाह्य कोश की, एक्स्ट्रा सेलुलर, है ना? किण्वन एक बाह्य कोश की, याद रखना, कैसी होती है? बाह्य कोश की। किण्वन कैसी अभिक्रिया होती है? तो आंसर बाह्य कोश की अभिक्रिया। किण्वन कैसी होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर बाह्य कोश की अभिक्रिया होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या कहेंगे जिसे हम? एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसी होती है भाई? एक्स्ट्रा सेलुलर। किण्वन एक बाह्य कोश की अभिक्रिया होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर अभिक्रिया होती है। क्लियर? चलिए, अब देखो, अगर किण्वन में एक समान, जब फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन में अगर एक समान पदार्थ बनते हैं, एक समान जो है प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसे होमो फर्मेंटेशन कहते हैं। एक समान, ठीक है ना? होमो फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? देखो, होमो फर्मेंटेशन, होमो फर्मेंटेशन मतलब एक समान किण्वन। जब किण्वन में एक समान उत्पाद बनते हो, तो बनने वाले सारे प्रोडक्ट एक जैसे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? होमो फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है ना? जब किण्वन की अभिक्रिया में, जब किण्वन की प्रक्रिया में एक समान उत्पाद बनते हैं, तो उसे बोलते हैं होमो फर्मेंटेशन। जब किण्वन, जब किण्वन की प्रक्रिया में, जब किण्वन की प्रक्रिया में एक समान, में एक समान, जब किण्वन की प्रक्रिया में एक समान उत्पाद बनते हैं, जब किण्वन की अभिक्रिया में एक समान उत्पाद बनते हैं, तो उन्हें, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे होमो फर्मेंटेशन, तो उसे क्या बोलते हैं हम? होमो फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? होमो फर्मेंटेशन। ठीक है ना भाई? क्या बोलते हैं? होमो फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? होमो फर्मेंटेशन कहते हैं। जब किण्वन की अभिक्रिया में एक समान उत्पाद बनते हैं, तो उन्हें होमो फर्मेंटेशन कहते हैं। दूसरा है हेटेरो फर्मेंटेशन। जब भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के बनेंगे, जब अलग अलग प्रकार के बनेंगे कि नहीं, हेटेरो फर्मेंटेशन। अगला है हेटेरो फर्मेंटेशन। जब किण्वन की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं, तो उसे हेटेरो फर्मेंटेशन कहते हैं। जब किण्वन, है ना, जब किण्वन की प्रक्रिया में, जब किण्वन की प्रक्रिया में, जब किण्वन की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के, है ना, अलग अलग, है ना, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम हेटेरो फर्मेंटेशन कहते हैं ना, अलग अलग प्रकार के, तो उसे क्या बोलेंगे? हेटेरो फर्मेंटेशन। तो उसे क्या बोलते हैं? हेटेरो फर्मेंटेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं? हेटेरो फर्मेंटेशन कहते हैं। जब किण्वन की अभिक्रिया में अलग अलग प्रकार के, ना, एक से अधिक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हेटेरो फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताओ, ये सुनो, जब किण्वन की अभिक्रिया में विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हेटेरो फर्मेंटेशन। जब एक समान बनते हैं, एक जैसे, तो उसे क्या बोलते हैं? होमो फर्मेंटेशन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ना, आगे बढ़े। अब देखो, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स अपने को पढ़ना है ना, अलग अलग प्रकार के
फर्मेंटेशन के उदाहरण, जैसे सबसे पहले उदाहरण कुछ है ना फर्मेंटेशन के, किण्वन के सर कुछ उदाहरण देखो, किण्वन के कुछ उदाहरण देखो। पहला है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, पहले नंबर का कौन सा है, एल्को, ठीक है ना, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सबसे पहले नंबर का कौन सा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है ना। एल्कोहल तो जानते ही हो भाई, एल्कोहलिक, ठीक है ना, किण्वन, ये पहले नंबर का है, दुनिया का पहला खोजा गया ज्ञात फर्मेंटेशन है, ठीक है ना। क्या होता है कि ग्लूकोज जो है, देखो यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज जो है किसमें बदल जाता है, एल्कोहल, अरे भाई पीने वाली दारू, तो जो दारू होती है पीने वाला एल्कोहल होता है, लोग जो पीते हैं वैसी तो बनती है फर्मेंटेशन से, ठीक है। इथाइल एल्कोहल यही तो है, इथाइल एल्कोहल सीट है ना, क्या है C2H5OH प्लस 2CO2 बाहर निकल जाएंगे, प्लस हीट, अधिकतर एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है ऊष्मा के रूप में। क्लियर सभी को यहाँ तक, तो ये बन गया भाई, ठीक है ना। ये क्या है, एल्कोहल, यही तो एल्कोहल है जो पीने वाली दारू, ये तो पीने वाली दारू ऐसी तो बनती है फर्मेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन काम करता है, तो आंसर जाइमेज एंजाइम, कौन सा, जाइमेज एंजाइम, याद रखना कौन सा, जाइमेज, ठीक है ना। और ईस्ट फंजाई, ईस्ट फंजाई से निकलने वाला, ठीक है ना, ईस्ट फंजाई होती है, उससे कौन सा जाइमेज, जाइमेज एंजाइम होता है, वो इस कार्य को कराता है। तो आपसे पूछेंगे दुनिया का पहला खोजा गया फर्मेंटेशन कौन सा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यह पहला खोजा गया फर्मेंटेशन है, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी, बर्गनर ने, ठीक है, यह पहला, ठीक है ना, यह पहला खोजा गया फर्मेंटेशन है ना, पहला खोजा गया मतलब डिस्कवर्ड किण्वन है, फर्मेंटेशन है, किण्वन या फर्मेंटेशन है। क्लियर है, कि किसके द्वारा होता है, याद रखना इसमें भाई बैक्टीरिया, आपको इस फंजाई का नाम याद रखना है कि कौन सी फंजाई कौन सा एंजाइम, ये तो जाइमेज क्या है, एंजाइम है ना, ये इस एंजाइम के द्वारा होता है, याद रखना जाइमेज एंजाइम के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा होता है। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, जाइमेज एंजाइम के द्वारा, तो जाइमेज की खोज पता किसने की थी, जाइमेज, इस जाइमेज की खोज बर्गनर ने, है ना, जाइमेज की खोज किसने की थी, बर्गनर ने, जाइमेज की खोज किसने की थी, बर्गनर के द्वारा की गई थी, जाइमेज की डिस्कवरी जो है किसने की थी, बर्गनर के द्वारा। कुछ बैक्टीरिया भी काम करते हैं ना एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, जरूरी नहीं है, कुछ बैक्टीरिया भी काम करती है, इसके साथ साथ में सार्सिनो, कुछ बैक्टीरिया भी काम कर सकते हैं ना ईस्ट के अलावा, जैसे सार्सिना वेंट्रिकुलाई नाम का बैक्टीरिया, अगर कभी आपसे पूछा ना, अच्छा ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी करता है, मतलब दारू बनाने का काम करता है, तो है ना ईस्ट और बैक्टीरिया ये काम करेंगे। फर्मेंटेशन कौन करता है, या तो है ना कवक, ईस्ट क्या है, एक कवक है, कवक फफूंद, और बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया अगर कभी पूछे कि कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, तो बैक्टीरिया का नाम लिख लो आप, सार्सिना, ये एग्जाम में आया हुआ है, वेंट्रिकुलाई, सार्सिना वेंट्रिकुलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है ये कार्य करता है। कौन सा बैक्टीरिया, सार्सिना वेंट्रिकुलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है ये वर्क करता है। तो याद रखना जाइमेज एंजाइम है, ईस्ट फंजाई, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को किसमें बदल देते हैं, एल्कोहल में। तो फर्मेंटेशन में क्या बनता है, या तो एल्कोहल बनेगा या फिर क्या बनता है, एसिड बनता है, कोई एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, या तो क्या बनेगा इधर एल्कोहल है ना, या तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा या कोई एसिड, क्योंकि फर्मेंटेशन जो होता है अनोक्सी श्वसन की तरह होता है, तो या तो एल्कोहल बनेगा या फिर एसिड का निर्माण होता है। तो बात समझ में आ गई, तो पहला उदाहरण हो गया हमारा कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो ये एग्जाम में पूछते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की खोज बर्गनर ने की थी, ये कुछ है ना ईस्ट जो है और बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ईस्ट से निकलने वाला जाइमेज एंजाइम जो है इसको करता है। क्लियर सभी को यहाँ तक, चलिए दूसरे नंबर का उदाहरण, जैसे भाई दूध से दही बनना, वो भी तो एक प्रकार का किण्वन है, अरे दूध से दही बनना, ठीक है ना, किससे, दूध जो होता है, ठीक है ना, मिल्क जो है, मिल्क से क्या बनना, दही बनना, ठीक है ना, दही। अब कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, हाँ या ना, दही के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, लैक्टिक एसिड, अरे दही में कौन सा, दही खट्टा होने का कारण क्या है, दूध से जो दही बन रहा है ये, इसमें भी तो लैक्टिक एसिड होता है, हाँ या ना, दूध से जो दही बनता है भाई बताओ, बिल्कुल दूध से दही बनता है, तो उस दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा, दही में क्या प्रेजेंट है, एसिड है, तो यहाँ भी तो कौन सा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, याद रखना बैक्टीरिया का नाम है ना, क्या याद रखोगे, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है। एंजाइम का नाम याद रखना, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम कौन सा कार्य करता है,
लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कार्य करता है। दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, मिल्क याद रखना, मिल्क किसमें, तो दूध से दही बनता है, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस कार्य करता है, ठीक है ना। तो दही में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड बनने का काम क्या, दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको बदल देगा लैक्टिक एसिड के अंदर ही। चलिए तीसरा उदाहरण लेके अपन, तीसरे नंबर का एसिटिक एसिड, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये वाला, एसिटिक एसिड, ठीक है ना, एसिटिक एसिड या फिर विनेगर, विनेगर जानते हो, विनेगर या फिर सिरका, ठीक है ना, ये भी अल्कोहल से ही बनता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, विनेगर या सिरका है ना, एसिटिक एसिड या फिर विनेगर या सिरका, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का निर्माण भी किससे होता है भाई, तो फर्मेंटेशन से होता है ना, एसिटिक एसिड या विनेगर या सिरका जिसे हम कहते हैं। भाई बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए क्लियर यहां तक सभी को, आगे बढ़े। चलिए क्लियर। अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है भाई ये वाला, ठीक है। आपसे पूछेंगे विनेगर या सिरका, है ना, एसिटिक एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया कौन होता है। देखो क्या होता है, C2H5, है ना, C2H5OH, C2H5OH प्लस O2, ये वायवीय परिस्थितियों में होता है, ये जो फर्मेंटेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। क्या बन जाता है, CH3COH, ये क्या है, विनेगर, सिरका, इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका, है ना, ये जो बन रहा है एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं, सिरका, ठीक है ना, प्लस H2O। यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया कार्य करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, मोस्ट इंपोर्टेंट यही आएगा एग्जाम में, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई कार्य करता है। कौन कार्य करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई। बात समझ में आ गई, कौन कार्य करेगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई कार्य करता है। ये इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना आपको, कौन, इस बैक्टीरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लियर, इसका आपको याद रखना है। एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम का जो बैक्टीरिया ये कार्य करता है, C2H5OH प्लस O2, एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम का बैक्टीरिया, है ना, इससे क्या बनेगा, ये है एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका, यही है ना, विनेगर, अरे खाने में इस्तेमाल करते हैं बहुत जगह, विनेगर, सिरका, ठीक है ना, इसी को कहते हैं। आपसे पूछेंगे सिरका विनेगर बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई है। बात समझ में आ गई सभी को। नोट कर लो फिर आगे पढ़ते हैं ना, आप एक बार नोट कर लें फिर अपन। वो इथाइल अल्कोहल है ना, मिथाइल तो भाई जहरीली दारू है, ये जो अल्कोहल है ना कौन सा है, इथाइल अल्कोहल, ये जो दारू है पीने वाली कौन सी है, इथाइल अल्कोहल, है ना, ये इथाइल, मिथाइल नहीं, मिथाइल में मर जाएगा आदमी, जहरीली दारू होती है। आप सुनते हो ना मिथाइल अल्कोहल की भाई, है ना, आप सुनते होंगे, अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा शायद बिहार के अंदर कुछ लोगों की, है ना, मौत हो गई थी कि जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी, ऐसे अखबारों में सुनते होंगे ना। तो जहरीली दारू होती है ना, मिथाइल अल्कोहल ही होती है जहरीली दारू। कभी कभी देसी दारू पीने से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है ना, तो जहरीली दारू जो होती है मिथाइल अल्कोहल होती है। पीने वाली कौन सी होती है, इथाइल अल्कोहल होती है। क्लियर है, कौन सी है उपेंद्र, तो आंसर है इथाइल अल्कोहल होती है। चलिए आगे पढ़े, यहां तक क्लियर है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एसिटिक एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटाई है। चलिए तीसरे नंबर, चौथा नंबर का देखो, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है ना भाई, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया, तो ब्यूटायरिक एसिड भी ऐसे ही बनेगा, ब्यूटायरिक एसिड ना, ये भी बन गया, तो C6H12O6 प्लस, हाँ इससे क्या बन जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड, C4H8, ठीक है ना, C4H8, उसका फॉर्मूला होता है ब्यूटायरिक एसिड का O2, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। कौन काम करता है, ये है ब्यूटायरिक एसिड, ये क्या है, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है ना, ब्यूटायरिक एसिड। चलिए तो यहाँ पर कौन काम करेगा, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम, याद रखना ब्यूटायरिक एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ठीक है ना, क्लोस्ट्रीडियम
ब्यूटाइरिकम आपने सुना होगा, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम सुना, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम नाम का बैक्टीरिया ये। तो ब्यूटाइरिक एसिड बनाने और कुछ उदाहरण जैसे चाय की प्रोसेसिंग है, ठीक है, जूट की प्रोसेसिंग है, ठीक है ना, ये सारे कुछ एग्जांपल भी हैं, ठीक है ना। जूट प्रोसेसिंग उसमें भी है ना, वो भी एक प्रकार का क्या है, जूट प्रोसेसिंग है, टी प्रोसेसिंग है ना, चाय। इसके बाद तंबाकू की लीव्स है ना, टोबैको प्रोसेसिंग, ठीक है, टोबैको प्रोसेसिंग, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब फर्मेंटेशन के ना, इनमें सब में फर्मेंटेशन होता है। क्लियर। चलिए, तो सारे कुछ एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि भाई जो है ये सभी किण्वन के एग्जांपल है। एग्जाम में जो जो आपसे फर्मेंटेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे वो अपने क्लियर हो गए। क्लियर सभी को यहां तक बताओ। क्लियर है सभी को, नोट कर लिया क्या, सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला देखो, आगे अपन पढ़ेंगे, अगला जो हेडिंग है अपनी आर क्यू क्या होता है, श्वसन गुणांक, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अगला क्या पढ़ेंगे अपन, आर क्यू, ठीक है। देखो हिंदी में लिखते हैं इसको हम श्वसन गुणांक, क्या पढ़ेंगे अपन, श्वसन गुणांक क्या है, ठीक है ना। आर क्यू क्या है, आर क्यू मतलब श्वसन गुणांक, रेस्पायरेटरी, ठीक है ना, रेस्पायरेटरी क्यूसेंट, ठीक है, श्वसन गुणांक जिसको हम कहते हैं आर क्यू, क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसको हम कहते हैं आर क्यू, ठीक है, क्या बोलते हैं आर क्यू। एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछते हैं, आर क्यू का फॉर्मूला देखो क्या होता है, आर क्यू, ठीक है ना। आर क्यू का फॉर्मूला होता है श्वसन में मुक्त ही CO2 का आयतन। भाई हम श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2, तो श्वसन में, ठीक है ना, श्वसन में मुक्त हुई, श्वसन में मुक्त हुई CO2 का आयतन, ठीक है ना, श्वसन में मुक्त हुई CO2 का आयतन, और नीचे नीचे आएगा श्वसन में ली गई O2 का आयतन, श्वसन में ली गई, श्वसन में ली गई O2 का आयतन, ठीक है ना। श्वसन में हम कौन सी गैस लेते हैं, बोले सर ऑक्सीजन, और कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2। सिंपल ऐसे लिख दो, बोला सर CO2 अपॉन O2 कैसे, हाँ श्वसन आर क्यू मतलब ये होता है, आर क्यू मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 और वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। श्वसन गुणांक का क्या होता है, क्लियर, यहां तक सभी को बताओ। इसकी स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर लेना, ऐसे QO आएगा ना यहाँ पर, TIENT, श्वसन ये होता है ना, क्यूसेंट, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट, श्वसन गुणांक। तो श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2, तो ऊपर आएगा CO2, नीचे आएगा O2, क्लियर है। श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो आंसर है CO2। तो भाई श्वसन में मुक्त CO2 का आयतन और श्वसन में ली गई O2 का आयतन को क्या बोलते हैं, RQ कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे, RQ जो है किससे मापते हैं, मेजर करते हैं, तो गैनोन्स रेस्पायरोमीटर है ना, किससे, RQ का है ना, किससे मेजर करते हैं, RQ को किससे, है ना, गैनोन्स रेस्पायरोमीटर, याद रखना कौन, गैनोन्स, ठीक है ना, श्वसन मापी, गैनोन्स श्वसन मापी, ठीक है ना, गैनोन्स रेस्पायरोमीटर, ठीक है, गैनोन्स रेस्पायरोमीटर, गैनोन्स रेस्पायरोमीटर, ठीक है ना। गैनोन्स रेस्पायरोमीटर या गैनोन्स श्वसन मापी के द्वारा क्या करते हैं, इसको हम मापते हैं, ठीक है ना। गैनोन्स श्वसन मापी, गैनोन्स रेस्पायरोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, इसको मापते हैं। क्लियर है सभी को, किसके द्वारा, गैनोन्स रेस्पायरोमीटर, गैनोन्स श्वसन। RQ आपसे पूछेंगे RQ किससे मापते हैं, तो RQ मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गैनोन्स रेस्पायरोमीटर, ठीक है ना। चलिए गैनोन्स रेस्पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, इस पर चाहिए, सही नहीं लिखा मैंने ना, गैनोन्स, एक मिनट, गैनोन्स रेस्पायरोमीटर है ना, किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, गैनोन्स श्वसन मापी का इस्तेमाल करते हैं, RQ है ना। तो देखो एग्जाम में क्या क्या 3 क्वेश्चन होगा यहाँ पर, 2 क्वेश्चन। RQ जो होता है, एक तो इसका फॉर्मूला पेपर में आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, RQ जो है ना, आपसे पूछेंगे श्वसन गुणांक का ये फॉर्मूला। दूसरा किससे मापते हैं,
ठीक है, तो अपना ज्ञानों से श्वसन मापी के द्वारा मापते हैं। ठीक है, आरक्यू की जो है ना, इसकी वैल्यू जो होती है ये किस पर निर्भर करती है, ये याद रखना, श्वसनीय पदार्थ जो अपन खाना खाते हैं कि नहीं उस पर निर्भर करती है। आरक्यू जो है, आरक्यू, तो आरक्यू की है ना, जो आरक्यू की जो वैल्यू है किस पर निर्भर करती है, श्वसनीय पदार्थ पर। किस पर, श्वसनीय पदार्थ, जो भी हम खाते हैं ना उस पर, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब एग्जाम में सर बोले प्रश्न कैसे आएंगे, देखो एग्जाम में सब है ना, ठीक है, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्या आएगा, आपसे पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की वैल्यू कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की वैल्यू, है ना। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि अच्छा ये बताओ कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की वैल्यू कितनी है, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की वैल्यू बताओ। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की वैल्यू हमेशा एक होती है, कितनी होती है, एक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे आएगा ना, आपसे पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट की जो वैल्यू होती है, आरक्यू वैल्यू कितनी होती है, एक। एक कैसे आई देखो, ऐसे अपन ने पढ़ते हैं कि नहीं, C6H12O6, ठीक है, 6O2, ऐसा ही पढ़ते हैं हम, 6 है ना, O2 प्लस 6H2, ये जरा क्या निकलता है, 6CO2 प्लस 12H2, ऐसा ही होता है। इधर देखो, तो यहाँ पर कितना CO2 बाहर निकल रही है, बोला सर यहाँ पर CO2 निकल रही है 6 CO2, कितनी ऑक्सीजन ले जा रही है, 6 ऑक्सीजन ली जा रही है, हाँ या ना। देखो CO2 कितनी निकल रही है, 6, और ऑक्सीजन कितनी ली जा रही है, 6, तो इन दोनों का अनुपात हमेशा एक आएगा, कितना, एक। तो कार्बोहाइड्रेट का याद रखना हमेशा आरक्यू कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू हमेशा एक होता है, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना होता है, हमेशा एक। क्या बात समझ में आ रही है, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू हमेशा कितना होता है, एक होता है। क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू हमेशा कितना होगा, एक होगा। बात समझ में आ गई, डायरेक्ट प्रश्न आएगा पेपर में कि कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू एक होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे फैट का कितना होता है, प्रोटीन का कितना होता है ना, एसिड का, तो सबका अपन लिख लेते हैं एक करके। ठीक है, लिख लें, चलिए। लिखे, आगे बढ़ते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट का कितना, एक। दूसरे नंबर पे लिखेंगे आप फैट का, बसा, है ना, बसा का या फैट का कितना होगा, फैट का आरक्यू कितना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बसा का आरक्यू कितना है, तो आपको क्या बताना है कि बसा का जो आरक्यू होता है, आरक्यू कितना होता है, तो याद रखना एक से कम, लेस देन 1, ठीक है ना। कितना होता है, लिखो आरक्यू, ऐसे लिखना 0.7 लिखो, सीधा सीधा कितना होता है 0.7, और ब्रैकेट में अपन लिख लेंगे एक से कम, कितना, एक से कम। बसा का कितना होता है, एक से कम होता है, कितना, 0.7 होता है बसा का आरक्यू। मतलब कि बसा में है ना ऑक्सीजन, बसा को पचाने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा लगती है, CO2 कम निकलती है, तभी तो भाई पॉइंट में आंसर आएगा। नीचे ऑक्सीजन अगर ज्यादा हुई और है ना CO2 कम हुई, तभी तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो बसा को पचाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पे आप जो है ना, अगला तीसरा है अपना प्रोटीन। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोटीन का आरक्यू कितना होगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर प्रोटीन का आरक्यू वैल्यू कितनी होगी, है ना, प्रोटीन की आरक्यू वैल्यू कितनी होती है, तो प्रोटीन का जो आरक्यू होता है, आरक्यू कितना होता है, तो ये 0.8 या 0.9 ऐसे याद रखना, 0.8 या ये भी याद रखना एक से कम, ठीक है ना। प्रोटीन का भी कितना होता है, एक से कम होता है आरक्यू वैल्यू। बसा का भी कितना होता है, एक से कम, तो बसा का 0.7 होता है, प्रोटीन का 0.8 या 0.9 होता है। अगला आपसे पूछेंगे ऑर्गेनिक एसिड का, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड के ब्रैकेट में लिखना कैम प्लांट्स की में दिन के समय, ठीक है ना। कैम प्लांट्स में होते हैं, कैम प्लांट जानते हो ना, कैम पादप में दिन के समय, दिन के समय, कैम प्लांट्स में दिन के समय। तो कैम प्लांट्स में दिन के समय क्या होता है, देखो कैम पादप में दिन के समय, कैम प्लांट्स में दिन के समय याद रखना। तो क्या, जैसे अगर आपसे पूछेंगे यहाँ पर, इसके अंदर देखो हमको पढ़ना है 3, मैलिक एसिड का, ठीक है ना, मैलिक एसिड, है ना, किसका, मैलिक एसिड का, ठीक है ना। मैलिक अम्ल का आरक्यू कितना है, आपसे पूछेंगे मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल जो होता है ये नहीं, मैलिक एसिड
आपसे पूछेंगे मैलिक एसिड का आरक्यू कितना होता है, तो याद रखना 1.33। मैलिक एसिड का कितना होता है 1.3। ऑक्जेलिक एसिड का कितना होता है, अगला है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का कितना होता है ना, ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है उसका कितना होता है 4, उसका कितना होता है 4। अगला आपसे पूछेंगे सिट्रिक एसिड का, किसका, सिट्रिक एसिड का, यहां लिख देते हैं अपन सिट्रिक अम्ल का, किसका, सिट्रिक अम्ल का आरक्यू कितना होता है ये पूछेंगे, तो इसका कितना बताना है आरक्यू, सिट्रिक अम्ल का आरक्यू बताना है आपको 1.3। मैलिक एसिड का 1.3, ऑक्जेलिक एसिड का 4, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि कैम प्लांट्स में दिन के समय, तो मैलिक एसिड का होता है 1.33, ऑक्जेलिक अम्ल का होता है 4 और सिट्रिक अम्ल का होता है 1.3। क्लियर है, हाँ या ना, बताओ। क्लियर भाई सभी को। प्रोटीन का 0.8 या 0.9 होता है, प्रोटीन का कितना होता है 0.8 या 0.9 होता है, प्रोटीन का कितना 0.8 या 0.9। मैनिक अम्ल का कितना 1.33, ऑक्जेलिक अम्ल का कितना होता है 4। क्लियर है, यस और नो, यहां तक क्लियर है सभी को, बताओ। बसा का कितना है 0.7 है, एक से कम। प्रोटीन का 0.8 या 0.9 एक से कम होता है। ऑर्गेनिक एसिड का कैम प्लांट्स में दिन के समय, ठीक है, तो मैलिक एसिड का 1.33, ऑक्जेलिक एसिड का 4 और सिट्रिक अम्ल का 1.3 होता है। क्या क्लियर है सभी को, बताओ। मेहताब, मोरी, रेखा, गंगा, पंकज, योगेश, रेप सिंह, वास्कली, ऋतुराज, उपेंद्र, सत्येंद्र, संतोष, रश्मि, शिवम, मंगलदीप, विपिन, मनीष, पोलिसिस, मौर्य, नितिन, ओम चौहान, दीपा, दिनेश, अजय, वास्कली। क्लियर है सभी को, चलिए, है ना। तो याद क्या रखना है भाई, उनका 1.3, मैलिक एसिड का 1.33, ऑक्जेलिक का 4 और इसका। चलिए अगला नंबर पे देखो, है ना, अगला आपको पढ़ना है यहाँ पर, अगले 5 नंबर पर क्या, अपूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है। देखो अपने को क्या लिखना है, कैंप प्लांट्स में रात के समय कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कैंप प्लांट्स में रात के समय, ऐसे लिखना है, कैंप प्लांट्स में, कैंप पादप में रात के समय, है ना, रात के समय, ठीक है। कैंप प्लांट्स में रात के समय, ठीक है ना। तो कैंप प्लांट्स में रात के समय क्या होता है, CO2 नहीं निकलती है ना, याद रखना, वहां पर CO2 नहीं निकलती, तो R की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कितनी होती है, R की वैल्यू 0। कैंप प्लांट्स में रात के समय, क्योंकि CO2 जाती है भाई, CO2 अंदर जाती है ना, CO2 निकलती थोड़ी है, रात में अंदर जाती है उनमें। तो कैंप प्लांट्स में रात के समय क्या होता है, R की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि CO2 0 होती है। अगला लिखना है अपने को अनॉक्सी श्वसन में, बताओ। अनॉक्सी श्वसन जो होता है कि नहीं, अनॉक्सी श्वसन बिना ऑक्सीजन वाला, तो इसमें R की वैल्यू कितना होगी। एनारोबिक जो होता है, बताओ, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना होगी, बताएं। ऑक्सीजन 0 होती है, तो बताओ, ऑक्सीजन 0 होती है, बताएं। जैसा अपन लिखा था ना अभी, वहां पे भाई 2CO2 बन रहा था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी, तो ऑक्सीजन तो है 0 और CO2 होती है 2, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। ये होता है 2/0, R की वैल्यू कितनी आएगी। अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो क्या आएगा आंसर, किसी संख्या को अपन 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। किसी संख्या को हम 0 से भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, अनोक्सी श्वसन, अवायु श्वसन जो होता है कि नहीं, अवायु श्वसन जिसे हम कहते हैं, तो अवायु श्वसन में बताओ 0 से भाग देंगे, CO2 तो 2 निकलती है अवायु श्वसन में, 0 से भाग देंगे, तो 0 से भाग देते तो क्या आता है, बिल्कुल इनफाइनाइट, अनंत। क्या आंसर आएगा, अनंत, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी होती है, 0, सीधा सीधा लिख लो 0, है ना, कितनी, सॉरी, अनंत होती है। अनोक्सी श्वसन में R की वैल्यू कितनी होती है, अनंत, कितनी होती है, अनंत होती है ना। अगर किसी संख्या को 0 से भाग देते तो आंसर क्या आता है, अनंत आता है ना, अरे आता है अनंत, इनफाइनाइट जिसे हम कहते हैं। तो अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन तो होती ही नहीं है, तो भाई नीचे 0 आएगी संख्या, अगर 0 आ गई तो आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा।
अरे ये तो इतना तो गलत पढ़ा होगा ना आपने, हाँ या ना? चलिए पढ़े आगे, क्लियर? तो हमारा आरक्यू वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है ना? आरक्यू से रिलेटेड चीजें जो थी इनसे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो अगला जो अपना हेडिंग है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, तो अपना फिर टॉपिक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है ना? अगला क्या पढ़ना अपने को, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, नोट कर लिया ना सबने, हाँ या ना बताओ? श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना? फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है ना? किसको, रेस्पिरेशन को, श्वसन को, है ना? प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होता है? पहला है तापमान, पहला फैक्टर का नाम क्या है, तापमान, ठीक है ना? कौन सा है, तापमान, ठीक है ना? टेम्परेचर, ठीक है ना भाई, टेम्परेचर, पहला फैक्टर हो गया तापमान, टेम्परेचर। देखो श्वसन के लिए अनुकूलतम तापमान, ऐसे हमें या कोई भी, तो श्वसन के लिए अनुकूलतम ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां पर श्वसन बहुत अच्छे से होता है वो 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, श्वसन के लिए, है ना? अनुकूलतम जहां पर भाई श्वसन अच्छे से होगा ना, श्वसन के लिए अनुकूलतम तापमान, ऑप्टिमम है ना, अनुकूलतम, अनुकूलतम तापमान कितना होगा श्वसन के लिए अनुकूलतम तापमान बताओ? तो श्वसन के लिए अनुकूलतम तापमान होता है 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर बहुत अच्छे से काम होगा, हाँ है ना? अनुकूलतम तापमान, अगर भाई तापमान बढ़ जाए 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा तो एंजाइम टूट जाएंगे, है ना? बहुत सारे जीव मर जाते कि नहीं, अधिक हाई टेम्परेचर बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट मर जाते हैं। तो अधिक तापमान पर क्या होता है, अधिक तापमान पर एंजाइम टूट कर जाते हैं, क्या होता है, विकृत हो जाते हैं, श्वसन बंद हो जाएगा। 45 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अधिक तापमान हुआ तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और श्वसन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब जीव ही नहीं रहेगा तो श्वसन कैसे होगा बताओ? अधिक तापमान, ठीक है ना, अधिक तापमान, अधिक तापमान कितना, तो आंसर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, है ना? 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कितना, तो अधिक तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अगर हो जाए तो श्वसन क्या हो जाएगा, श्वसन कम हो जाएगा, है ना? श्वसन कम हो जाएगा कि नहीं बताओ? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एंजाइम जो होते हैं ना, श्वसन में बहुत सारे एंजाइम कार्य करते हैं, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम, एंजाइम क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, विकृत हो जाएंगे, विकृत हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कहने का मतलब क्या होता है, टूट जाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं भाई, टूट जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, और श्वसन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना? लेकिन है ना 35 से 45 तक तो बढ़ेगी, है ना? 45 से अधिक की बात कर रहा हूं मैं, बोला सर अपने 35 से लेके 45 तक जाएंगे तब तक तो बढ़ेगी, है ना? ये सबसे अच्छी है। बोले सर 35 से लेके अपने बुखार बढ़ जाती है, बुखार आपने देखो बुखार के समय अपनी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है बुखार के समय, हार्ट बीट मतलब अपन सांस तेजी से लेने लगते हैं बुखार के समय, आया ना? तो बोले सर अपन है ना 35 से 45 तक जाएंगे ना तो श्वसन बढ़ेगा, ठीक है, श्वसन बढ़ता चलेगा, लेकिन जब 45 से ज्यादा हो जाएगा ना फिर कम हो जाएगा। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपको बुखार आती है, बुखार के समय आप देखना, है ना, श्वास तेजी से लेने लगता है व्यक्ति, तो अधिक तापमान से 35 से 45 तक जाएंगे तब तक श्वसन बढ़ेगा, कहां तक, 35 से लेके अपन ऐसे 20 से बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो क्या होगा, श्वसन बढ़ेगा, लेकिन फिर 45 के बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर तापमान कम हो गया, अगर तापमान कम हो गया, नोट कर लिया ना, अगर तापमान कम हो गया, कम, जैसे तापमान कम हो गया तो तापमान, कम तापमान में क्या होता है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, श्वसन कम हो जाता है, ठीक है? इसलिए तो अपन फल और सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर,
भाई फ्रिज के अंदर अपन सब्जियों को सुरक्षित कैसे रख लेते हैं, फलों को, क्यों? अगर अपन उसी फल को आप बाहर रख दो तो श्वसन ज्यादा करेगा, रखा रखा पक जाता है कि नहीं, और सड़ने लगता है, ज्यादा पक जाएगा तो सड़ जाएगा वो। अगर अपन उसी फल को उठा के हम किस में डाल दें, फ्रिज में, तो वो सुरक्षित रह जाएगा, रह जाता है कि नहीं, क्यों? क्योंकि कम तापमान पर एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, श्वसन बंद हो जाते हैं, तो वो है ना फ्रेश रहता है कि नहीं। इसलिए तो हम कम तापमान पर फल और सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि श्वसन की क्रिया कम हो जाती है। अगर बाहर रखो तो श्वसन चलेगा तो सड़ जाएगा वो, सड़ जाएगा कि नहीं। तो कम तापमान पर क्या हो जाते हैं एंजाइम, कम तापमान पर, है ना, कम तापमान पर क्या हो जाते हैं बताओ, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं ना, एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय, निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और श्वसन कम हो जाएगा, और श्वसन क्या हो जाता है, कम, अरे हो जाता है कि नहीं, कम हो जाता है। तो अपन तभी तो हम फल और सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में रख पाते हैं, हाँ या ना बताओ। कम तापमान पर हम फल और सब्जियों को रखते हैं कि नहीं फ्रिज में, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर, बिल्कुल। अरे बात समझ में आ गई ना, बताओ। ऐसे वो आलू है, आलू को अपन कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, आलू को कहाँ रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में, ताकि कम टेम्परेचर उसको लंबे समय, आलू को रखते हैं कि नहीं बताओ। आपने बहुत सारे आलूओं को शीत भंडार गृह देखे होंगे, आलू के लिए, आलू प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज देखे होंगे ना। अरे हाँ है ना, आलू प्याज के लिए आपने देखे होंगे कोल्ड स्टोरेज। क्यों रखते हैं, कम टेम्परेचर पर, ताकि वो खराब ना हो, इसलिए तो रखते हैं हम, या सुनो, बिल्कुल। चलिए आगे पढ़े अपन, आगे पढ़े। कम तापमान पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और श्वसन क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा, अब एक लिख लेना, श्वसन के लिए Q10 का मान, है ना, श्वसन के लिए Q10 ऐसे लिख लेना, Q10 कितना होता है, 2 से 3, 2 से 3, है ना। ये लिख लो आप, श्वसन के लिए Q10 का मान कितना होता है, 2 से लेके 3 होता है। Q10 का मतलब होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर श्वसन, है ना, कोई अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाए तो उसे Q10 कहते हैं। Q10 का मतलब क्या होता है, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो अगर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाए तो उसे बोलता है Q10, उसे क्या बोलते हैं, Q10 कहते हैं। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है तो इसे Q10 कहते हैं। तो श्वसन के लिए Q10 कितना होता है, 2 से लेके 3 होता है। चलिए ये पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया हो, श्वसन का जो पहला फैक्टर हमारा कौन सा है, पहले नंबर का फैक्टर तापमान, है ना। तो पहले नंबर का फैक्टर आ गया आपको समझ में, तापमान, ठीक है। दूसरे नंबर का फैक्टर पढ़े अपन, ऑक्सीजन, सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर ऑक्सीजन। अगला दूसरे नंबर का फैक्टर क्या हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। अगले नंबर का फैक्टर क्या है ना, ऑक्सीजन। देखो ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन वाले फैक्टर को अपन सुनते हैं क्या, ऑक्सीजन वाला फैक्टर देखना। अगर मैं ऑक्सीजन, देखो अगर अनोक्सी श्वसन चल रहा है, अवायु श्वसन, अगर अपन ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दें तो अनोक्सी श्वसन बंद हो जाएगा, है ना। अगर बिना ऑक्सीजन वाला चल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनोक्सी श्वसन, अगर हम ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता का, ठीक है, अनोक्सी श्वसन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, निरोधक प्रभाव को हम पाश्चर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। क्या लिखना अपने को, ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता का, ठीक है ना, ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता का, उच्च सांद्रता का अनोक्सी श्वसन, मतलब अवायु श्वसन होता है ना, अनोक्सी श्वसन पर पड़ने वाला, अनोक्सी श्वसन पर पड़ने वाला, ठीक है ना, निरोधक प्रभाव, इनहिबिटरी निरोधक प्रभाव क्या कहलाता है, पाश्चर प्रभाव कहलाता है। क्या, पाश्चर प्रभाव, क्या कहलाता है भाई, पाश्चर प्रभाव कहलाता है। क्या बात समझ में आ गई, क्या कहलाता है, पाश्चर प्रभाव कहलाता है, ठीक है ना। मतलब अनोक्सी श्वसन बंद हो जाएगा, कहने का मतलब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन आएगी अनोक्सी श्वसन बंद हो जाएगा, ऑक्सी चालू हो जाएगा, हाँ या ना। अनोक्सी श्वसन बंद हो जाएगा, ऑक्सी चालू हो जाएगा, ऑक्सीजन आते ही।
चलिए आगे पढ़े अगला। ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता अनोक्सिक श्वसन पर पड़ने वाले निरोधक प्रभाव को क्या कहते हैं? पाश्चर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखिए, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझना, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? विलोपन बिंदु। अगली ऑक्सीजन के अंदर ही लिखना है विलोपन बिंदु, है ना। विलोपन क्या लिखना है? विलोपन बिंदु। ऑक्सीजन के अंदर ही लिखना हमको विलोपन बिंदु। ऑक्सीजन के अंदर क्या लिखना है? विलोपन बिंदु, ठीक है ना। ठीक है, देखो विलोपन बिंदु क्या होता है कि ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर अनोक्सी श्वसन बंद हो जाए और ऑक्सी श्वसन चालू हो जाए। विलोपन बिंदु का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर, ठीक है ना, अनोक्सी श्वसन अवायु श्वसन जो है विलोपित हो जाए और ऑक्सी श्वसन चालू हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विलोपन बिंदु कहते हैं, एक्सटेंशन पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए लेके इंग्लिश में भी लिख लेना इसकी, है ना, एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। अब क्या होता है ना, डेफिनेशन तो आप लिख लीजिए क्या होता है। ऑक्सीजन की वह सांद्रता, ऑक्सीजन की वह सांद्रता, ठीक है, ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर, ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर, है ना, वायवीय श्वसन प्रारंभ हो जाता है। वायवीय श्वसन क्या होता है बताओ? प्रारंभ। जिस पर वायु श्वसन प्रारंभ हो जाता है, क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। और अवायवीय श्वसन, और अवायवीय श्वसन क्या हो जाता है भाई? विलोपित। और अवायवीय श्वसन विलोपित हो जाता है। क्या हो जाता है? विलोपित हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर वायु श्वसन प्रारंभ हो जाता है और अवायु श्वसन विलोपित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विलोपन बिंदु कहते हैं। ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर वायु श्वसन प्रारंभ हो जाए और अवायु बंद हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? विलोपन बिंदु कहते हैं। उसे विलोपन बिंदु कहते हैं। ये सब एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए मैं लेकर आ रहा हूं आपको। विलोपन बिंदु कहते हैं, इनकी डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं। एक होता है संक्रमण बिंदु, ट्रांसलेशन पॉइंट। एक और यहीं पर लिखेंगे अपन संक्रमण बिंदु। क्या लिखेंगे? संक्रमण बिंदु। ट्रांसलेशन पॉइंट क्या होता है? ठीक है ना, संक्रमण बिंदु, ट्रांसलेशन पॉइंट। संक्रमण बिंदु, ट्रांसलेशन पॉइंट। अब संक्रमण बिंदु जो होता है, ट्रांसलेशन पॉइंट क्या होता है समझना, है ना। संक्रमण बिंदु या ट्रांसलेशन पॉइंट क्या है? देखो संक्रमण बिंदु या ट्रांसलेशन कि ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर वायु और अवायु दोनों एक साथ चलते हो, ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर दोनों श्वसन चल रहे हो, तो उसे बोलते हैं संक्रमण बिंदु। ऑक्सीजन की वह सांद्रता, ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर, ठीक है, ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर, ठीक है, वायु अवायु श्वसन दोनों चलते हैं, वायुवीय व अवायवीय दोनों श्वसन, दोनों श्वसन साथ साथ चलते हैं, दोनों श्वसन साथ साथ चलते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम ट्रांसलेशन पॉइंट। ऑक्सीजन की वह सांद्रता जहां पर दोनों श्वसन प्रारंभ एक साथ चलते हो, उसे क्या बोलेंगे हम? तो आंसर है ट्रांसलेशन पॉइंट। और विलोपन बिंदु का मतलब जहां पर अनोक्सी श्वसन बंद हो जाए, ऑक्सी श्वसन चालू हो जाए, उसे हम विलोपन बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ रही सभी को? हाँ या ना? क्लियर है सभी को? चलिए क्लियर, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते ना, अगला फैक्टर लिखेंगे अपन ना, CO2। तीसरे नंबर का फैक्टर क्या है? CO2। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, श्वसन कम हो जाता है, दम घुटने लगता है। अरे कहीं आग लग गई, आग लगने पर आदमी पता है कभी कभी धुआं जब हो जाता है ना, बहुत ज्यादा धुआं हो गया, आग लग गई, तो CO2 की सांद्रता बढ़ती है, व्यक्ति का दम घुटने लगता है, मर जाता है। दम घुटने से मर जाता है कि नहीं? अरे हाँ या ना?
तो या फिर प्लांट में भी जब जब CO2 की सांद्रता बढ़ती है प्लांट में श्वसन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। CO2 क्या है? एक प्रकार का, आपको याद करो, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है CO2, यस और नो? CO2 क्या, अगर CO2 की सांद्रता 1% से ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाती है? स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, और जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो गैसों का एक्सचेंज बंद हो जाएगा और श्वसन कम हो जाएगा। हो जाएगा? अगर हम CO2 की सांद्रता बढ़ाएं प्लांट में तो क्या होगा? स्टोमेटा ही बंद कर देगी ये तो, और जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? गैस का अंदर आना बाहर जाना बंद, श्वसन कम हो जाएगा। हो जाएगा ना? अधिक CO2 सांद्रता क्या करती है भाई? अधिक CO2 सांद्रता से श्वसन कम हो जाता है। श्वसन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों क्यों जाएगा? क्योंकि रंध्र बंद हो जाएंगे। हाँ या ना बताओ? रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद। रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। हाँ या ना? रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अधिक CO2 सांद्रता से श्वसन कम हो जाता है, और क्योंकि रंध्र क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। बात समझ में आ गई ना? हम अधिक CO2 सांद्रता पर फल व सब्जियों को भंडारित करके रख सकते हैं सुरक्षित। अगर श्वसन कम हो जाए तो हम फल और सब्जियों को भंडारित भी कर सकते हैं, यस और नो? तो अधिक CO2 सांद्रता पर देखो क्या लिखेंगे अपन, फल व सब्जियों को, यस लिखना है, अधिक CO2 सांद्रता, अधिक CO2 सांद्रता पर फल व सब्जियों को अपन क्या कर सकते हैं? बताओ? फल व सब्जियों को, है ना, फल व सब्जियों को क्या कर सकते हैं? भंडारित, संरक्षित कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं। जैसे अपन, जैसे क्या बोलते हैं? गैस स्टोरेज, जिसे गैस संग्रह कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गैस स्टोरेज, है ना, गैस स्टोरेज कहते हैं। बात समझ में आ गई? हम क्या कर सकते हैं? फल व सब्जियों को भंडारित भी कर सकते हैं। श्वसन कम हो जाएगा तो गैस संग्रह कर सकते हैं, बिल्कुल। अधिक CO2 सांद्रता क्या करती है? अधिक CO2 सांद्रता, याद रखना, श्वसन जो होता है कम हो जाता है। अधिक CO2 सांद्रता पर क्या होता है? श्वसन कम हो जाता है। तो अगर अधिक CO2 सांद्रता रहती है तो प्लांट्स में क्या होगा? रंध्र बंद हो जाएंगे, श्वसन की दर कम हो जाएगी। फल व सब्जियों को हम क्या कर सकते हैं? खराब होने से बचा सकते हैं, अगर अधिक CO2 आर्टिफिशियली हम ऐसा करें। ठीक है? यहां तक क्लियर है सभी को? बताओ, नोट कर लिया होगा। अगला लेंगे आप लवण, साल्ट, है ना, खनिज लवण। फोर्थ नंबर का फैक्टर क्या है? खनिज लवण, खनिज लवण, ना, साल्ट। देखो, है ना, खनिज लवण अवशोषण से भी क्या होता है? खनिज लवण को अगर प्लांट अवशोषित करते तो श्वसन की दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अधिक ATP खर्च होने लगते हैं। भाई प्लांट को खनिज पोषक तत्व अवशोषित करेंगे तो ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा लगी ATP खर्च होंगे, ATP खर्च होंगे तो बनाना ही पड़ेगी, तो बनाएंगे, श्वसन की दर बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? खनिज तत्वों के, खनिज तत्वों के अवशोषण से श्वसन की दर बढ़ जाती है, से श्वसन की दर बढ़ जाती है ना। क्या होती है? श्वसन की दर बढ़ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? जैसे साल्ट रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? साल्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट रेस्पिरेशन कहते हैं ना। क्या कहते हैं? साल्ट रेस्पिरेशन, खनिज श्वसन, है ना। जैसे क्या बोलेंगे अपन? खनिज श्वसन। क्लियर? खनिज तत्व क्यों? क्योंकि भाई अधिक ATP चाहिए, पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए ऊर्जा खर्च होगी, ATP अधिक चाहिए, ATP बनाना पड़ेगी, श्वसन की दर बढ़ जाएगी। यस और नो? बढ़ जाएगी। अगला फैक्टर लेके, बात समझ में आ गई? अगला फैक्टर लेंगे, अगला फैक्टर लेके अपन हार्मोन्स। हार्मोन भी क्या होते हैं ना, तो भी श्वसन की दर को बढ़ा देते हैं। जैसे
याद रखना, ऑक्सिन है ना, जिब्रेलिन, ठीक है ना, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है ना। इन सबसे क्या बढ़ती है, श्वसन की दर बढ़ती है ना, ये सब श्वसन की दर को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, श्वसन की दर को बढ़ाते हैं। एथाइलिन भी बढ़ाएगा, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं जिनमें श्वसन की दर बढ़ जाती है, एथाइलिन भी, अरे बताओ, पकाने वाला एथाइलिन, ठीक है ना, श्वसन दर ये भी बढ़ाएगा भाई। क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं ना, श्वसन की दर बढ़ने पर पक जाते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट तो श्वसन की दर के आधार पर ही तो होते हैं। चलिए, पर श्वसन बढ़ता है, क्यों, क्योंकि रंध्र खुल जाते हैं। लाइट जो होगा, टेम्प है ना, लाइट बढ़ने पर, प्रकाश बढ़ने पर, प्रकाश बढ़ने पर क्या होगा, श्वसन बढ़ जाएगा, श्वसन क्या होगा, तो आंसर है बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि है ना, स्टोमाटा खुल जाते हैं, क्योंकि रंध्र जो होंगे, रंध्र खुल जाते हैं, ठीक है, क्या होगा, रंध्र खुल जाएंगे। लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, तापमान भी बढ़ेगा, रंध्र खुल जाएंगे तो गैसों का एक्सचेंज बढ़ेगा, श्वसन बढ़ जाएगा। या सुनो, प्लांट में सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, तो 10 बजे श्वसन ज्यादा होगा, 12 बजे ज्यादा होगा। हाँ या ना, बताओ। क्लियर है सभी को, प्रकाश बढ़ने पर श्वसन की दर बढ़ जाती है। अगला लिख लो, पानी, अगला है ना, पानी, पानी की कमी होने से रंध्र बंद हो जाएंगे, श्वसन कम हो जाएगा। हाँ या ना, बताओ। पानी की कमी से क्या होंगे, पौधा मुरझा जाएगा, प्लांट जो है मुरझा जाएंगे, रंध्र क्या हो जाएंगे, बताओ, बंद, रंध्र बंद हो जाएंगे, और क्या होगा, श्वसन कम हो जाएगा। हाँ या ना, श्वसन कम हो जाएगा, ठीक है, श्वसन कम हो जाएगा। अगला फैक्टर, जैसे घाव है, घाव हुआ, चोट हुई है ना, रोग हुआ, इनमें श्वसन बढ़ता है। घाव लगने से क्या होता है, वहां पर उस घाव वाली जगह पर श्वसन की दर बढ़ जाती है, चोट लगने से श्वसन, क्योंकि फिर कोशिका विभाजन तेजी से होता है। जहां पर घाव होता है, चोट होता है ना, वहां पर क्या होता है, ठीक है ना, याद रखना, कोशिका विभाजन तेजी से होता है ना। कहां पर लिखेंगे, घाव है ना, चोट, रोग होने से श्वसन दर, श्वसन दर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, जैसे घाव को भरना है तो कोशिका विभाजन तेजी से होगा, श्वसन दर बढ़ जाएगी, श्वसन दर, क्योंकि कोशिका विभाजन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, कोशिका विभाजन बढ़ जाता है, इसलिए। क्लियर है सभी का, घाव, चोट, रोग है ना। चलिए आगे बढ़े अब। चलिए अगला लिख लेते हैं 9 नंबर का एक और, इनहिबिटर्स, निरोधक या संदमक। ये तो भाई है ना, कम करेंगे। संदमक जो होते हैं ना, संदमक, जैसे आपने अभी सुना होगा, कब, सर्दियों के समय, कि हीटर जलने से, हीटर, कुछ लोग है ना हीटर जला के सो गए थे, या कुछ लोग कोयला है ना कि जो अगेटी जला के सो गए थे, सुबह उठे मर गए, मरे मिले, ऐसा आपने सुना होगा। सर्दियों में सुना था कि नहीं, बताओ। कि लोग है ना घर में बंद करके सो गए थे, कोयला जला के, उसका कोयला की जो आती है ना जलाने की सिगड़ी वगैरह, सुबह देखा 4-5 व्यक्ति मर गए कमरे में। ऐसा आपने सुना था अभी, या सुनो, अरे सुना होगा, बताओ। सुना था कि नहीं सुना, अभी सर्दियों में सुने होंगे ऐसे केस, अपने अखबार में पढ़े होंगे।
यस, सुना हो ना। तो देखो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, देखो कार्बन मोनो, क्यों भाई कोयला जलाने से व्यक्ति मर जाता है कि नहीं। अगर आप बंद कमरे है टोटल, रात में अगर आप है ना कोयला जला के सोगा, सुबह आप मरे मिलोगे। ऐसा कभी करना नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। या फिर जो है ना रोड वाला वो आता है ना हीटर, रोड वाला हीटर भी नुकसान करता है। अगर इसको जला के सो जाए ना रात में व्यक्ति, रोड वाला जो हीटर आता है या फिर वो गैस वाला आता है ना, हवा गर्म हवा फेंकने वाला, वो भी नुकसान करता है। हीटर तो दोनों नुकसान करते हैं ना। छोटे बच्चों के लिए लोग घर में खरीद लेते हैं, लेकिन रात में कभी जला के नहीं सोना चाहिए दोनों हीटर को, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं ना। गर्म हवा वाला भी करता है और रोड वाला भी करता है, दोनों करते हैं नुकसान, ठीक है ना। क्योंकि उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत जहरीली गैस होती है, सांस के साथ अंदर चली जाती है और व्यक्ति मर जाएगा, दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड है, बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, कार्बन साइनाइड जहर है, ठीक है, ये पता है साइनाइड जहर है, ये श्वसन को बंद कर देता है। एजाइड्स है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जहर, संदमक मतलब क्या, जहर, ये तो श्वसन को बंद ही करेंगे। इनका काम ही क्या है, श्वसन को बंद करना, हाँ या ना बताओ। श्वसन को, भाई इनका काम ही क्या है, जहरों का काम है श्वसन बंद कराना, सीधी सी बात है। क्या करेंगे, श्वसन को कम करते हैं। तो ये अपना श्वसन वाला जो टॉपिक है भाई पूरा कंप्लीट हो गया। बताओ समझ में आ गया सभी को, एक एक चीज समझ में आ गई होगी तुमको श्वसन में। ऐसा कुछ भी नहीं रहा होगा कि जो हमको समझ में नहीं आया। हर चीज मैंने आपको पढ़ा दी एक एक, बिल्कुल डिटेल में। इससे बाहर एग्जाम में कुछ आएगा नहीं आपके में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आएगा क्या बताओ, लगता तुमको इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक एक चीज आपको मैंने पढ़ा दी है। अब कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम वृद्धि हार्मोन, ठीक है ना। कल से चालू करेंगे वृद्धि हार्मोन वाला। कौन सा टॉपिक चालू करेंगे हम, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन के अंदर बात समझ में आ रही कौन सा, कि सबसे पहले वृद्धि क्या है, सारी फेज कितनी है, फिर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, है ना, इन सब के बारे में, इथाइलिन, एबी हार्मोन। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पादपों में जल संबंध। उसमें अपन पढ़ते हैं क्या, पहले परासरण, ठीक है, विसरण, विसरणदा, परासरणदा, उन सब के बारे में पढ़ते हैं, डीपीटी क्या है। फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे उसमें, फिर आगे चल के पादपोसर्जन क्या है, फिर पादपों में जल अवशोषण कैसे होता है वो। ठीक है, समझ में आया पूरा श्वसन। बताओ जिन्होंने तीनों लेक्चर अटेंड किए उनको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है, अजय, दनेश, दीपा, ओम चौहान, नितिन, विपिन, मंगलदीप, शिवम, रश्मि, संतोष, सत्येंद्र, ऋतुराज, रेव सिंह, सभी को समझ में आ रहा है भाई अच्छे से। इंजीनियर आरती चौहान, बिल्डिंग की क्लास आज हुई नहीं यार, आज नहीं हुई। हॉर्टिकल्चर कब से करेंगे, अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद करेंगे, जब फिजियोलॉजी पूरी हो जाएगी। अभी तुम संभाल नहीं पाओगे ना, अभी तुम है ना झेल नहीं पाओगे इतना ज्यादा ऑनलाइन। इसको याद करने में तुमको अभी 2-3 घंटे चाहिए, ठीक है। जब ये पूरा हो जाएगा तब चालू करेंगे, जब फिजियोलॉजी पूरा हो जाएगा ना इसके बाद चालू करेंगे। अभी है ना बहुत सारा हो जाएगा ना, तुम झेल नहीं पाओगे यार, सही बताऊं मैं। तुमको याद ही तो करना है, तुम्हारे पेपर से पहले आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अभी 1 घंटे ही रहने दो कुछ दिन, अभी कुछ बच्चों का पटवारी का भी एग्जाम है ना, तो वो उधर भी ध्यान दे रहा है, कुछ बच्चों का पटवारी का एग्जाम है अभी, ठीक है ना। तो अभी अपने को 8-10 दिन और लगेंगे, ये अपनी फिजियोलॉजी पूरी हो जाएगी, फिर अपन हॉर्टिकल्चर और दूसरा सब्जेक्ट जो एक्सटेंशन वगैरह जो और सब्जेक्ट है वो चालू करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं ना। यहाँ एक बात है भाई, अगर आप टेस्ट वगैरह देते हैं, टेस्ट में 2 अटेम्प्ट है सभी में अभी, है ना, ध्यान से सुनना। टेस्ट के बीच में अगर आप फोन है ना कॉल आ गया किसी का, तो कॉल कट कर दिया करो, कॉल को कट कर दिया करो, कॉल को क्या कर दिया करो, कट। अगर आप कॉल उठा लोगे टेस्ट सबमिट हो जाता है। ऐसा कॉल है ना कट कर दो, आपकी पढ़ाई से ज्यादा किसी का फोन इंपोर्टेंट नहीं है। आप पेपर दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो अगर किसी का फोन आएगा तो काट दो, बात खत्म। फोन उठा के बात मत करना, इससे क्या होता है, स्क्रीन है जो स्क्रीन का, जैसे आप टेस्ट वाली स्क्रीन पे थे है ना, इधर कॉल वाली बात है, तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, कुछ रहता है एप्लीकेशन का, ऑटोमेटिक ऑटो सबमिट हो जाता है वो, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, टेस्ट देते समय अगर किसी का कॉल आ गया, तो टेस्ट जो ऐसा होता है भाई, है ना, कल एक स्टूडेंट मेरे को फोन करा कि टेस्ट मैं दे रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है ना, कि मैंने सर 1 घंटे दे लिया, मेरे को कोई काम आ गया मैं छोड़ के चला गया, 2 घंटे बाद आया फिर देना 1 घंटे वहीं से चालू, ऐसे नहीं होता, रिज्यूम नहीं होता टेस्ट। अगर आप बैक जाओगे सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना।
ऐसे नहीं होता कि आपने 10 मिनट दे लिया, 10 मिनट चले गए, घूम फिर के चाय पी के आ रहे हो, फिर आके बैठ गए, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप बैक जाओगे सबमिट हो जाएगा। टेस्ट एक बार स्टार्ट किया, कंप्लीट करने के बाद, सबमिट करने के बाद ही आप, है ना, सबमिट कर दिया, नंबर देखेंगे। नंबर देखने के बाद अगर आपको दोबारा उसी को पढ़ना है तो टेस्ट पे क्लिक करना है ना। तो टेस्ट पे जब आप क्लिक करोगे ना, व्यू लिखा होता है वहां पर, उसके नीचे लिखा होता है व्यू सॉल्यूशन। व्यू सॉल्यूशन पे जाओगे तो आपको जो भी करेक्ट है आंसर आपको दिख जाएंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत रहता है। तैयारी के लिए कितने घंटे? जितने घंटे तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, आप जितना घंटे पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है ना। 8-10 घंटे तो मिनिमम पढ़ा करो, ठीक है। 8-10 घंटे तो पढ़ा करो कम से कम, पढ़ने की आदत डालो इतना तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है भाई। टेस्ट बीच में नहीं छूटता, मैं पहले बता दिया कि आप कहीं काम आ गया चले गए, ऐसे नहीं होता है ना, कि आप कहीं काम आ गया चले गए फिर आए बोले सर मैं छोड़ के गया था, 1 घंटा 1 मिनट पे चल रहा था वहीं से चल, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा सॉफ्टवेयर ही नहीं बना भाई कि आप बीच में छोड़ के जाओ, ऐसा थोड़ी होता है पेपर में। ऐसा होता है कि ऑनलाइन पेपर में आप चले गए कि मैं आ रहा हूँ टॉयलेट करके 15 मिनट में, भाई पेपर में चलता रहता है, आप कहीं घूमो सामने चल रहा है सबमिट हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? पेपर आपने चालू कर दिया तो वहां से रिज्यूम नहीं होता ना, कंटिन्यू चलेगा और सबमिट, अगर आप स्क्रीन हटे बैक हो जाके सबमिट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए, टेस्ट सभी बच्चे दें भाई, जिन लोगों ने नहीं दिया वो भी टेस्ट दें, इससे तभी तो पता चलेगा यार कि जो तुमको पढ़ रहे हो कितना याद रह रहा है क्या है। अभी है ना, कल इसका श्वसन का टेस्ट होगा, है ना, कल किसका टेस्ट होगा? श्वसन का, ठीक है ना। श्वसन जो अपन ने पढ़ा है ना, इसका टेस्ट होगा कल, ठीक है ना। तो आज इसको पढ़ लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना आज, है ना, बहुत बढ़िया से, और कल इसका टेस्ट दे देना। श्वसन आज बच्चे से दिन पूरा पढ़ लेना शानदार तरीके से, कल इसका टेस्ट दे देना, ठीक है। कल इसका टेस्ट दे देना आप। चलिए फिर मिलते हैं ना।